हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने जीएस कंटेंट और वीडियोस के साथ। तो आज का टॉपिक आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंट क्वेश्चंस की। पर्यावरण के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आने वाले पेपर्स जैसे कि यूपीएससी के तहत सीडीएस और एनडीए के पेपर्स, यूपीएससी का भी हाल ही में पेपर हुआ, उसी के अलावा यूपीएसआई का पेपर होने वाला है, यूपीपीएससी का पेपर होने वाला है। तो ये जो वातावरण और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं यानी इन्वायरमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ये पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन सारे ही क्वेश्चंस का एक मिक्सचर, एक कॉम्बिनेशन आज की वीडियो में हम कंपाइल करके लाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन क्वेश्चंस की सीरियसनेस और इंटेंसिटी को समझेंगे और इन सारे ही क्वेश्चंस को वन बाय वन वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे विदाउट स्किप किए। इसी होप के साथ चलते हैं सीधे सवालों की तरफ। आज बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीएससी, पीसीएस, यूपीएसआई एंड सीडीएस एनडीए। बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला सवाल कह रहा है Which among the following COP summit initiated the concept of carbon credit? तो सवाल कह रहा है कि COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समिट में इन चार में से किस समिट में कार्बन क्रेडिट के लिए बात की गई? तो पेरिस समिट में, क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल या रियो समिट? तो इसका जो सही जवाब है वो है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 2। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी ये साइन की गई थी 11 दिसंबर 1997 में, यानी 1997 11 दिसंबर में ये साइन की गई थी। और इसका जो मेन मोटिव था वो था कि कैसे ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जिससे बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इनका एमिशन कैसे रोकना है, क्योंकि कहीं ना कहीं CO2 जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमन मेड होने लगा है, बहुत ज़्यादा जो इसका एमिशन है वो ड्यू टू ह्यूमन सोर्सेज है। तो इसी की वजह से इसके ऊपर पूरी एक समिट बैठाई गई थी 1997 ऑन 11 दिसंबर एंड दिस वॉज साइंड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम। तो बात कर रहे हैं कि इन चार ऑप्शंस में से इकोसिस्टम का बेसिक मतलब क्या होता है। पहले हम बता देते हैं कि इकोसिस्टम का बेसिक मतलब क्या होता है। हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इन कंसिडरेशन विद द सराउंडिंग्स, यानी ऐसा होता है कि जो प्लांट और जो पेड़ पौधे, जो जीव जो होते हैं वो अपनी ही सराउंडिंग में उनके मुताबिक का जो वातावरण होता है जिसमें वो शुरू से रहे होते हैं उसी में उनका रहना जो है एक तरह से उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसमें से कौन सा जो पार्ट है वो एग्जैक्ट सूट कर रहा है इसकी डेफिनेशन पर, आइए देखते हैं। तो चार ऑप्शन में जो ऑप्शन ये कह रहा है कि प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है उसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर स्टेज 1 से भी पहले जो स्टेज आती है दैट इज द स्टेज ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड दैट इज रादर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। Moving on to the next question, third question says, with reference to eutrophication, which of the following statement is true? तो it's a phenomenon of nutrition enrichment of a water body, yet depletes the dissolved oxygen in water. तो बात हो रही है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। हम बात करते हैं पहले यूट्रोफिकेशन क्या होता है। इट्स अ प्रोसेस जिसमें बेसिकली कह सकते हैं कि एक रिवर या किसी लेक में बहुत ज़्यादा जो है प्लांट्स ग्रो करते हैं। कोई भी अगर वाटर बॉडी है उसमें अगर बहुत ज़्यादा वहाँ के जो वाटर प्लांट्स होते हैं वो अगर उसमें ग्रो करते हैं, बेसिकली वो ग्रो ज़्यादा क्यों करने लगते हैं वो भी उसकी भी एक वजह होती है। जैसे कुछ फार्म्स होते हैं उनमें जब पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है क्रॉप्स को उगाने के लिए, मतलब उनकी ग्रोथ के लिए, तो जब बारिश होती है उनसे वो केमिकल्स और जो वो एसिड्स होते हैं वो थ्रू रेन जो है वॉश अवे होके रिवर्स में आ जाते हैं, लेक्स में आ जाते हैं और उसकी वजह से जो प्लांट ग्रोथ होता है वो बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल कह सकते हैं ऑक्सीजन कंटेंट होता है वाटर बॉडी का वो डिप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इस पूरा जो भी मैंने आपको प्रोसीजर समझाया कि व्हाट इज एक्चुअली यूट्रोफिकेशन, उसके अंदर क्या क्या आता है। दो हमारे पास स्टेटमेंट दिए हैं तो इसका देखते हैं सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दैट इज यूट्रोफिकेशन इज द प्रोसेस और इज द फिनोमिना ऑफ न्यूट्रिशन इनरिचमेंट ऑफ अ वाटर बॉडी, यानी कि न्यूट्रिशन तो बढ़ जाता है, न्यूट्रिशन लेवल तो बढ़ जाता है वाटर बॉडी का, बट जो ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल होता है वो कहीं ना कहीं डिप्लीट हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। द एनवायरमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड, ऐसा एनवायरमेंट जो मॉडिफाई किया गया है, आप कह सकते हैं जो संशोधित किया गया, जी बिल्कुल, जो संशोधित किया गया है या जो बदलाव जिसमें किए गए हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमंस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, तो उसको क्या कहेंगे?
natural environment, anthropogenic environment, urban environment या modern environment, and the right answer is anthropogenic environment, option number 2. Moving on to the next question. At which of the following places the headquarters of ISA International Solar Alliance are located? कहाँ पे है इसके headquarters? तो बात करें पेरिस में, न्यूयॉर्क में, न्यू दिल्ली या गुड़गांव में, इसका सही जवाब है गुरुग्राम is the right answer, option number 4. Moving on to the next question. Question number 6 says the first union territory in India to run on 100% solar energy. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप अभी तक अगर क्वेश्चंस में हमारे साथ बने हैं, इन 5 क्वेश्चंस का आपने देखा होगा निचोड़, अभी के जो पहले के 5 क्वेश्चंस हमने पढ़ाए, तो आप देख रहे होंगे कि कैसे मैं माइन्यूट डिटेल्स भी आपको एक एक क्वेश्चंस की बताती चल रही हूँ विद वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ नॉलेज एड ऑन, सब कुछ ऐड करते चल रहे हैं, सो दैट ये 50 क्वेश्चन कहीं ना कहीं जब आप वीडियो के एंड में पहुंचे तो वो आपके लिए 100 क्वेश्चन के बराबर हो जाए और इससे बाहर कहीं भी ना आए पेपर में इफ देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड इट्स कंजर्वेशन. तो आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे विदाउट इवन स्किपिंग अ सेकेंड, एंड एंड पे हम मीट करेंगे. क्वेश्चन फिलहाल कह रहा है कि ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जो फुल्ली यानी 100% सोलर एनर्जी पे वर्क करता है, ऑप्शंस में है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, पुडुचेरी या दीव. तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, दीव. दीव की बात करें तो दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, यानी इनका मर्ज हो गया है. ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, ये मर्ज हो गई हैं. इनको बेसिकली ये मर्ज हुई है 26 जनवरी 2020 में, 2020 में ये मर्ज हुई थी. और इनका जो बेसिकली इनका एक मर्ज था वो एक बहुत ही प्री प्लान था, यानी इसका जो बिल था वो पहले ही पास हो चुका था शायद 2019 में. एक बार मैं रीचेक करके बता दूंगी आपको. बट फाइनल जब ये मर्ज हुई थी दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, दे वर मर्ज्ड इनटू ऑन 26 जनवरी 2020. एंड अभी जो इसकी कैपिटल है वो है दमन. बात करें इसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो प्रफुल्ल के पटेल जो है इसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं. और बात भी यही हो रही है कि दमन एंड दीव जो है, दादर एंड नागर हवेली जो है, दिस वर्क्स ऑन होली 100% सोलर एनर्जी. बात करते हैं अगले सवाल की. Arrange the following events in chronological order of the commencement and select correct answer from the codes given below. तो पहले कौन सा एक्ट आया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट एलिफेंट? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पहले जो है, सबसे पहले जो है फर्स्ट की बात हो रही है, यानी सबसे पहले आया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ये आया था 1972 में. बात करें प्रोजेक्ट टाइगर आया था इसके बाद 1973 में. फोर्थ ऑप्शन पे दिया है प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये आया था 1992 यानी 1992 में. और लास्ट जो है हमारा ये कह सकते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है वो आया था 2002 में, यानी 2002. यानी जो क्रोनोलॉजिकल सीरीज बन रही है ऑप्शन नंबर 2, 1, 3, 4, 2 की, ये है 1972, 1973, 1992 एंड 2002. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस ईयर में कौन सा इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट एक्ट जो है वो अकर हुआ था, हैपन हुआ था. बात करते हैं अगले सवाल की. When was Project Tiger launched in India? अभी हमने इस पर बात करी. तो बात करें 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें सबसे नियरेस्ट ऑप्शन जो है वो है 1972. लेकिन अगर एग्जैक्ट डेट वाइज देखा जाए, हालांकि 1972 में ये बिल प्रपोज कर दिया गया था और ये 1972 इन 4 ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है, इस वजह से आंसर यही होगा. बट इफ़ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू फॉर द एग्जैक्ट डेट कि जिस दिन ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये लॉन्च किया गया था, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑन 1 अप्रैल 1973 when the then PM was इंदिरा गांधी. तब जो है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था ड्यू टू इन माइंडिंग द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स. बात करते हैं अगले सवाल की. India's first national center for marine biodiversity is located in which city? तो मरीन बायोडाइवर्सिटी का पहला नेशनल सेंटर कहाँ है? भावनगर में, जामनगर में, मुंबई या पुडुचेरी में? इसका सही जवाब है जामनगर, ऑप्शन नंबर 2. Moving on to the next question. दाचीगाम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वहाँ पे फेमस कौन सा, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं देखे जाने वाला जानवर कौन सा है इनमें से? मस्क डियर, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन या हांगुल और कश्मीर स्टैग? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, हांगुल और कश्मीर स्टैग वहाँ सबसे ज़्यादा देखा जाता है. बात करें स्टैग, कश्मीर स्टैग जो है ये डियर यानी हिरन की एक प्रजाति है जो कश्मीर में पाई जाती है. बात करते हैं अगले सवाल की. व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व? तो किस दिन वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे होता है? मार्च 22, मई 22, जून 23 या अप्रैल 16? इसका जो सही जवाब है वो है मई 22 यानी सेकेंड ऑप्शन. बात करें इस बार की थीम क्या रही वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे की? तो इस बार की थीम थी वी आर अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यानी अगर हम कुछ कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस ला रहे हैं तो वी कुड बी एन इम्पॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल
responsible part of that solution. Moving on to the next question, the maximum concentration of ozone is found in which of the following? तो सबसे ज़्यादा ओजोन यानी बेसिकली आप कह सकते हैं कि ओजोन लेयर बेसिकली कहाँ पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या एक्सोस्फियर में? इसका जो सही जवाब है वो है स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन नंबर 3। बात करें कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। अगर हम इनकी एक सीरीज़ की बात करें, यानी शुरुआत से अर्थ से सबसे नियरेस्ट से लेकर लास्ट तक कौन सी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, तो सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर और फिर लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज एक्सोस्फियर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्रोनोलॉजी कैसे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर फॉर्म्ड एंड एज आर सेट। Moving on to the next question, as a result of global warming, the frequency and severity of which of the following are increasing due to global warming? यानी कि 3 ऑप्शंस दिए हमारे पास, साइक्लोन, स्टॉर्म्स, हरिकेन्स या ऑल ऑफ द अबव। सवाल ये पूछ रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है धरती पे, ये इसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्या आ रहे हैं? हरिकेन्स आ रहे हैं, स्टॉर्म्स आ रही हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं या सब कुछ आ रहा है? इसका जो सही जवाब है वो है फोर्थ, यानी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं ये अकर हो रहे हैं ऑन अर्थ ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। बात करते हैं अगले सवाल की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी? तो बात करें इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी क्या होता है? ऐसा मेंटेनेंस या कह सकते हैं ऐसा रिकवरी ऑफ बेसिकली पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़ इन द नेचुरल सराउंडिंग्स, यानी जो जैसे बेसिकली इन सिटू कंजर्वेशन में ऐसा होता है कि जो जानवर जिस तरह के हैबिटेट में रहता है, जैसे बात करें कि कोई अगर भालू है या कोई हाथी है तो वो फॉरेस्ट में रहते हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं विदाउट एनी बैरियर्स। तो जो जानवर जिस तरह के हैबिटेट में शुरू से रहता है उनको उसी तरह के हैबिटेट में कंजर्व करने को कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। और बात करें इसका जस्ट अपोजिट होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। फिलहाल यहाँ बात हो रही है कि इन 4 में से ऑप्शंस हैं हमारे पास, इन 4 में से जो है कौन सा ऑप्शन नहीं है एग्जाम्पल इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी का, यानी बोटानिकल गार्डन, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या सैक्रेड ग्रोव्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बोटानिकल गार्डन जो है वो एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है। बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व वो भी नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है एनिमल्स को, नेशनल पार्क्स भी, और सेक्रेड ग्रोव्स जो ये सब है ये जो है एकदम नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को। बट बोटानिकल गार्डन इज अ मैन मेड गार्डन जिसमें मैन मेड के साथ जो मॉडिफाइड एनवायरनमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं वो प्लांट की जाती हैं। बात करते हैं अगले सवाल की, विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? वेरी इजी क्वेश्चन, ऑल्दो एन इम्पॉर्टेंट वन। दी ऑप्शंस आर 5 जून, 10 जून, 15 जून या 20 जून। द करेक्ट आंसर इज 5 जून। बात करें इस बार की थीम क्या रही? थीम बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 5 जून वर्ल्ड विश्व पर्यावरण दिवस के दिन की क्या थीम रही इस बार की? तो वो था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, यानी इकोसिस्टम का रेस्टोरेशन कैसे करना है, उसको कैसे रिस्टोर करना है, उसको कैसे अपने दोबारा अच्छे फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में लाना है। इस बार की 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम रही। बात करते हैं अगले सवाल की, विच अमंग द फॉलोइंग आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट? टेम्परेचर, वाटर, सॉइल। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से एबायोटिक यानी कि हिंदी में कहें तो अजैविक घटक, अजैविक घटक कहा जाएगा एबायोटिक कंपोनेंट्स को। तो इनमें से कौन कौन से हैं? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1, 2, 3, यानी तीनों ही, टेम्परेचर, वाटर एंड सॉइल, ऑल दीज 3 आर एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर कैन बी द बेस्ट डिफाइंड एज द जोन ऑफ इंटरैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बायोस्फीयर को सबसे अच्छे से कैसे हम एक डिफाइन कर सकते हैं? तीनों का ही मिक्सचर होता है कि 2 का ही होता है या अकेले एक का होता है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। इसका जो सही जवाब है वो ये है कि तीनों का ही एक कंप्लीट इंटरैक्शन जोन होता है बायोस्फीयर ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। द करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3 only. Moving on to the next question, which among the following best defines bioaccumulation? तो बात करें पहले बायोअक्यूमुलेशन की क्या होती है, बायोअक्यूमुलेशन क्या होता है? तो बेसिकली जब किसी कह सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी प्रोड्यूसर स्टेज में इकोसिस्टम के जब बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है पेस्टिसाइड्स या किसी केमिकल का, यानी मान लीजिए कि कोई जीव है या कोई ऑर्गेनिज्म है, उसने कोई एक ऐसी चीज़ खाई जिसमें केमिकल है या जिसमें पेस्टिसाइड्स हैं, फिर अगर उसको किसी जानवर ने खा लिया तो वो लेवल जो होता है बेसिकली वो बढ़ता जाता है एज इट मूव्स इनटू द फूड चेन फर्दर। जैसे कोई ग्रास हॉपर है, अगर उसने कोई पेस्टिसाइड का कह सकते हैं कंजम्पशन कर लिया है, तो अगर उस ग्रास हॉपर को अगर स्नेक ने खाया तो स्नेक जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा द अमाउंट ऑफ लेवल ऑफ केमिकल्स एंड
पेस्टिसाइड। तो इसको कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन, यानी केमिकल्स और पेस्टिसाइड का एक मिश्रण जो तैयार होता जाता है इन फूड चेन व्हेन इट मूव्स फर्दर। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सी लाइन बेस्ट डिफाइन करती है। इसका जो सही जवाब है वो ये है कि इट रिफर्स ऑफ हाउ पोल्यूटेंट्स एंटर फूड चेन। बिल्कुल सही जवाब है, वही बात मैं भी आपसे कही कि कैसे पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, जो पोल्यूशन फैलाते हैं, जो केमिकल्स होते हैं या जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, कैसे ये एक फूड चेन में यानी ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जीव के कह सकते हैं, जीव के द्वारा फूड चेन में एंटर कर जाता है और खराब कर देता है पूरे फूड चेन के सिस्टम को। बात करते हैं अगले सवाल की। स्टॉकहोम कन्वेंशन इज अ ग्लोबल ट्रीटी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टॉकहोम जो कन्वेंशन था ये 2001 में साइन किया गया था हालांकि, बट ये इफेक्ट में आया था, यानी कि इसको फुली कह सकते हैं फुल्ली फ्लेजेड जिस दिन से ये वर्क करना शुरू किया था दैट वाज मई 2004। स्टॉकहोम स्वीडन में है। तो बात करें कि ये इसमें से कौन सा जो प्रॉपर पूरा कन्वेंशन हुआ था, ये ग्लोबल ट्रीटी जो साइन हुई थी तो किस चीज़ के लिए हुई थी। इसका जो सही जवाब है वो है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम पर्सिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम सही जवाब है कि ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था स्वीडन में, ये इसका जो मेन मोटो था दैट वाज कि पैसे पर्यावरण को हम बचाएं फ्रॉम पर्सिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ये जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है जिनसे पोल्यूशन होता है उनसे। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मराइन पार्क। तो कौन सा है सबसे पहला नेशनल मराइन पार्क। ऑप्शंस है महात्मा गांधी मैरिन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ, रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क या गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क। इसका जो सही जवाब है वो है मराइन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ। ये जो है इंडिया का पहला मराइन नेशनल पार्क है। बात करते हैं अगले सवाल की। लायन टेल मैकाओ इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसकी बेसिकली आप कह सकते हैं लायन जैसी टेल होती है, इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड। तो बात करें कहाँ पाई जाती है, ईस्टर्न हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट इंडिया या ईस्टर्न घाट्स। इसका जो सही जवाब है और ऑल्सो द ऑप्शन नंबर 4 इज वेस्टर्न घाट्स एंड द करेक्ट आंसर इज इटसेल्फ द वेस्टर्न घाट्स, यानी जो लायन टेल्ड मैकाओ है ये पाई जाती है इन वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इफ वी कंप्लीटली रिमूव द डिकम्पोजर्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम इट्स फंक्शनिंग विल बी एडवर्सली अफेक्टेड व्हाई। तो पूछ रहा है सवाल कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, तो बेसिकली ये अगर इनको हम पूरी तरह से इकोसिस्टम से हटा दें, पर्यावरण से हटा दिया जाए इन्हें, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बात करते हैं इसका जो सही जवाब है वो है कि मिनरल मूवमेंट जो है सॉइल का वो ब्लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज सेइंग एग्जैक्ट द करेक्ट आंसर दैट द मिनरल मूवमेंट ऑफ सॉइल, यानी ये जो फॉस्फोरस जो कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के, जैसे फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब जो है इनका जो मूवमेंट होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड पर्टिकुलरली फॉर प्लांट टू प्लांट, ये बंद हो जाएगा अगर डिकम्पोजर्स को हम फुल्ली इकोसिस्टम से इरेडिकेट कर दें या हटा दें। बात करते हैं अगले सवाल की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन। देयर आर 3 ऑप्शंस गिवन। ग्रास, कैमिलियन, इंसेक्ट, बर्ड। ग्रास, फॉक्स, रैबिट, बर्ड। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन या फिश। And also there's the 4th option, fallen leaves, bacteria and insert larva. The correct answer is phytoplankton, zooplankton, fish. Yani first phytoplankton is eaten up by zooplankton and zooplankton is eaten up by fish. This is the chronological order of the perfect food chain. बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है द रेड डेटा बुक पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN कंटेन्स लिस्ट ऑफ। बात करें अगर रेड डेटा बुक की, या इसको रशियन रेड डेटा बुक भी कहते हैं, तो इसमें ऐसे रेयर और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात की जाती है। सच रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगस आर डॉक्यूमेंटेड इन दिस बुक कि उनको कैसे हमें प्रिजर्व करना है। बहुत सारी भारत की भी प्लांट्स और जीवों की प्रजाति है जो इस बुक में अपना हिस्सा मान चुकी है। दे हैव ऑलरेडी बीन एंटर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड इन दिस रेड डेटा बुक। बात करते हैं कि अभी फिलहाल इन 4 ऑप्शंस में से किसकी लिस्ट इनके पास है। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, यानी करेक्ट आंसर इज द सेकेंड ऑप्शन ओनली। इस रेड डेटा बुक, रशियन रेड डेटा बुक में हम बात करते हैं थ्रेटेंड यानी इंडेंजर्ड, यानी जो एकदम खत्म होने के कगार पे हैं, ऐसे प्लांट और एनिमल स्पीशीज की। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है इन कंटेक्स्ट टू द इंडियाज वाइल्ड लाइफ द फ्लाइंग फॉक्स इज व्हाट। फ्लाइंग फॉक्स जो है वो क्या है, एक बैट है, वल्चर है, स्टोक है या काइट है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, बैट है। चमगादड़ की एक प्रजाति है फ्लाइंग फॉक्स। बात करते हैं अगले सवाल की।
What percentage of land area should remain covered by forest to maintain ecological balance? Very important question, very important question. I am mentioning it again क्योंकि ये question already पूछा जा चुका है in one of the previous year paper, so that is why I just mentioned this question in this video. ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि कितना परसेंट लैंड का एरिया जो है वो जंगलों से यानी हरियाली से जो है घिरा रहना चाहिए, सो दैट देयर इज एन इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, कह सकते हैं स्टेबल बैलेंस जो है इकोसिस्टम का वो मेंटेन रहे, वो नेचुरल फॉर्म में रहे. 10%, 5%, 33% या नन ऑफ दीज. इसका जो सही जवाब है वो है 33% ऑफ फॉरेस्ट एरिया must be covered, must be there on land to maintain the natural and stable equilibrium of ecosystem. Moving on to the next question. The main source of water pollution, such an easy question. Sewage water, rainwater, atmospheric pollutants या well water. The correct answer is sewage water is the biggest pollutant of water pollution. Moving on to next question. Which of the following series is true about energy flow in an ecosystem? तो एनर्जी फ्लो का इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एकदम एग्जैक्ट सही ऑप्शन है? तो इसका जो जवाब है वो है the correct answer is producers are greater than consumers and then consumers are greater than decomposers. तो बात हो रही है कि अगर एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर्स में पाई जाती है. किसी भी इकोसिस्टम में जो पहली चेन होती है प्रोड्यूसर्स की, उसमें जो एनर्जी कोशेंट होता है सबसे ज़्यादा हाई रहता है. देन अ बिट लो इज इन कंज्यूमर्स एंड देन अ बिट लो और ऑलमोस्ट इक्वल टू इज इन डिकम्पोजर्स. तो इस तरह से जो है एनर्जी फ्लो ग्रेडिएट होता है, मूव करता है इन एन इकोसिस्टम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन. तो अर्थ डे किस दिन मनाया जाता है? फरवरी 16 को, 4 अप्रैल को, अप्रैल 22 को या सितंबर 17 को. इसका जो सही जवाब है वो है अप्रैल 22 यानी अप्रैल 22 को मनाया जाता है अर्थ डे. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ सीरियस एग्जामिनेशन दैट इज कंडक्टेड अंडर यूपीएससी. तो ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आप समझ रहे होंगे. और अभी तक जितने भी सवाल हमने कवर किए हैं, दिस इज द 29th क्वेश्चन. तो अब तक हमने जो 28 सवाल किए हैं और उनके साथ साथ जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा हमने पढ़ी, हमने आपको कोशिश करी समझाने की, वो सब आप सुन के समझ रहे होंगे कि क्या इंटेंसिटी है और क्या सीरियसनेस है इन सवालों की और किस तरह से ये सवाल पेपर में ज़रूर आएंगे. इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में ज़रूर आते हैं. अभी हाल ही में यूपीएससी का भी पेपर हुआ है प्रीलिम्स का. बात करें 2021 के प्रीलिम्स के जो पेपर रहा है यूपीएससी का, उसमें भी इन्वायरमेंट से ओरिएंटेड 1 से 2 सवाल आए थे. तो ये सवाल जो है इनका कहीं भी जाना जो है नामुमकिन है. इनका आना 100% तय है पेपर में. तो अगर इसकी पूरी प्रिपरेशन रहेगी तो कहीं से भी आप गलती नहीं करेंगे और सवाल एकदम सही मार्क करके आएंगे पेपर में. फिलहाल सवाल हमसे भी कह रहा है 29वां सवाल कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे. वेटलैंड्स को बेसिकली आप कह सकते हैं दलदलीय क्षेत्र. तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. फरवरी 2 को जो है मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे. और वेटलैंड डे की थीम क्या रही इस बार 2021 की? तो इसकी बार जो थीम थी वो थी वेटलैंड एंड वाटर. वेरी इंपॉर्टेंट थीम बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर आस्क्ड. वेटलैंड एंड वाटर वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे दैट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2nd of February. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज UNEP स्टैंड फॉर? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है. तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल प्लान, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल पॉलिसी. द करेक्ट आंसर इज UNEP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द पिन वैली नेशनल पार्क PVNP इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में पाया जाता है पिन वैली नेशनल पार्क PVNP? जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में. अगले सवाल पे चलते हैं. द नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या नागालैंड में? तो नागजीरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कौन से राज्य में है? ये है महाराष्ट्र में. बात करते हैं अगले सवाल की. अ ग्रास हॉपर ईट्स ग्रास, अ रैबिट ईट्स ग्रास हॉपर एंड अ फॉक्स ईट्स द रैबिट. द पोजिशन ऑफ ग्रास हॉपर इन द गिवन फूड चेन. आपको एक फूड चेन समझाई गई है अगले सवाल में कि ग्रास हॉपर एक जो टिड्डा होता है वो घास खाता है, उसे एक रैबिट खा लेता है, एक खरगोश खा लेता है और फिर एक फॉक्स जो होती है, एक लोमड़ी जो होती है वो उस रैबिट को खा लेती है, उस खरगोश को खा लेती है. तो सवाल ये पूछ रहा है कि ये जो अगर आप फ्लो चार्ट क्रिएट करें तो सबसे पहले जो ग्रास हॉपर आ रहा है उसको क्या कहेंगे, उसकी पोजीशन को क्या कहेंगे उस फूड चेन में? तो ऑप्शंस आप प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर. इसका सही जवाब है प्राइमरी कंज्यूमर, उसको कहेंगे. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर.
Next question, which of the following terms describe not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organism? Ecotone, ecological Nike, या habitat या homo range? The correct answer is ecological Nike. Moving on to the next question, the most important strategy for the conservation of biodiversity together with traditional human life is the establishment of. तो अभी एक नई जो strategy है, बहुत important strategy है, बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करना है अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ, यानी कि ना ह्यूमन लाइफ जो है वायलेट हो और ना ही जो नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस है, नेचुरल इकोसिस्टम है, ना ही वो उससे कोई खिलवाड़ किया जाए. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. क्या कहेंगे उसको? बायोस्फीयर रिजर्व, बोटानिकल गार्डन या नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? इसका सही जवाब है बायोस्फीयर रिजर्व. Next question, lichens, which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock, are actually a symbiotic association. lichen आपने देखा होगा, कह सकते हैं ग्रीन कलर का काई जैसा, एल्गे जैसा जो है प्लांट होता है जो फ्लो करता है, लिचन्स एंड मॉस कहते हैं उसको. तो ये बेसिकली फ्लो करता है पानी पे. तो ये किस चीज़ का एसोसिएशन होता है? एल्गे या बैक्टीरिया का? एल्गे एंड फंगस, बैक्टीरिया एंड फंगस, फंगस एंड मोजाई. तो ये बेसिकली एल्गे और फंगस का एक कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मॉस कहते हैं, जैसे लिचन्स कहते हैं. बात करते हैं अगले सवाल की. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? वेरी इजी क्वेश्चन. सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑलिव रिडले टर्टल, गैंजेटिक डॉल्फिन या घड़ियाल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, गैंजेटिक डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. बात करते हैं अगले सवाल की. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी? तो इसमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो अपने आप में यूनिक है क्योंकि उसकी जो बेसिकली एक फ्लोटिंग वेजिटेशन है? आप बहुत ध्यान से समझिएगा, पानी पे तैरने वाला एक, कह सकते हैं एक तरह से एक नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग वेजिटेशन है उसमें, विच सपोर्ट्स अ वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी. द ऑप्शंस आर भीतरकनिका नेशनल पार्क, केबुल लामजुआ नेशनल पार्क, काला देव घना नेशनल पार्क या सुल्तानपुर नेशनल पार्क. एंड द करेक्ट आंसर इज केबुल लामजुआ नेशनल पार्क. बात करें केबुल लामजुआ नेशनल पार्क की, तो ये मणिपुर में लोकेटेड है और ये फ्लोटिंग कह सकते हैं नेशनल पार्क है भारत का. इट्स लोकेटेड इन मणिपुर. अगले सवाल पे चलते हैं. घड़ियाल्स इन द नेचुरल बेस्ट हैबिटेट कैन बी सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो घड़ियाल सबसे ज़्यादा अच्छी स्टेट में, अपने नेचुरल स्टेट में कहाँ पाए जाते हैं? दीपोर बेल, पुलिकट लेक, चंबल रिवर या भीतरकनिका मैंग्रोव्स? इसका सही जवाब है चंबल की नदी में जो है घड़ियाल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इन देयर नेचुरल फॉर्म. बात करते हैं 40वें सवाल की. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द बायोमास रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम? तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का बेस्ट रिलेशन क्या डिस्क्राइब करता है इन इकोसिस्टम? इन 3 ऑप्शंस में से फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड या ट्रॉफिक लेवल? दीज आर 4 ऑप्शंस गिवन. इसमें जो सही जवाब है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड, ऑप्शन नंबर 3. बात करते हैं अगले सवाल की. व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? सच एन इजी क्वेश्चन. तो इसके ऑप्शंस हैं टर्निंग ऑफ हाउस ग्रीन बिकॉज ऑफ एल्गे कवर, टर्निंग ऑफ हाउस ग्रीन बिकॉज ऑफ द ग्रीन कॉम्पोनेंट ऑफ वाइट लाइट. वेरी स्टूपिड कह सकते हैं एक तरह से, जो अभी बिल्कुल हु आर वेरी न्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, मे बी दे कैन स्किप दिस क्वेश्चन, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. द ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट राइट आंसर. ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जो हीट होती है अर्थ की वो ट्रैप हो जाती है, जो रेडिएशंस होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं अर्थ में ही, और इस वजह से जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो राइज हो जाता है अप टू सच एन एक्सटेंट कि बहुत सारी चीज़ें जो है इकोसिस्टम की वो बिगड़ने लगती है, दे स्टार्ट टू लूज देयर नेचुरल फॉर्म एंड स्टेट. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, वार्मिंग ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक इज पब्लिश्ड बाय, अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, रेड डेटा बुक या रशियन रेड डेटा बुक भी कह सकते हैं आप इसको. तो इसका जो सही जवाब है इट इज पब्लिश्ड बाय ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम. Moving on to the next question, the correct answer we already discussed. Next question says the Washington Convention, whose formal name is abbreviated as CITES, is related to which among the following? तो Washington Convention की बात हो रही है और बात ये हो रही है कि इसमें से ये जो बात हुई थी वॉशिंगटन कन्वेंशन जो हुआ था वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या मोटो था, किस पे बात हुई थी? पेस्टिसाइड्स पे, ओजोन डिप्लेशन पे, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ पे या ह्यूमन राइट्स पे? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ पे, यानी जो ख़त्म होने की कगार पे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उन पे जो है ये कन्वेंशन हुआ था, वॉशिंगटन कन्वेंशन. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर विच स्लोगन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
पहली बार जब विश्व पर्यावरण दिवस मना था तो उस बार की पहली बार की जो थीम थी, जिस कॉन्सेप्ट पे वो मनाया गया था, ऑब्जर्व किया गया था, वो क्या थी? सवाल में 4 ऑप्शन है। ओनली वन फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन, ओनली वन अर्थ, अ ट्री फॉर पीस, गिफ्ट टू द अर्थ। और इसका जो सही जवाब है वो है ओनली वन अर्थ, ऑप्शन नंबर 2। दिस वॉज द थीम ऑफ द फर्स्ट एवर ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड एनवायरमेंट डे that is observed on 5 June every year. Moving on to next question. 45th question says the Global 500 award is given for rare achievement in which of the following field? Gene preservation, environment conservation, population control या pollution control. तो जो Global 500 award, this is a very famous award which is given in achievement of the field of environment conservation. The correct answer is option number 2, environment conservation. Next question, which was the first biosphere reserve of India that was included in UNESCO World Network? तो UNESCO World Heritage Site के तहत भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा जुड़ा था? ऑप्शन में है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व या नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। और इसका जो सही जवाब है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वॉज द फर्स्ट India's biosphere reserve to be added in the UNESCO network. बात करें कि टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है अभी इंडिया में, तो करेंटली दे आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व। और अगर नेशनल पार्क की बात करें तो टोटल जो है 104 यानी 104 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। बात करते हैं अगले सवाल की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट इन इंडिया? तो हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स या सुंदरलैंड। द करेक्ट आंसर इज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट इन इंडिया आर ऑल दीज 4, यानी जितने ही 1, 2, 3, 4 ये चारों ही जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स एंड सुंदरलैंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following represents the correct percentage increase of carbon dioxide in the atmosphere since pre-industrial time? तो सवाल ये कह रहा है कि प्री इंडस्ट्रियल, जब इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, भारत की बात हो रही है या विश्व के स्तर पे बात करें तो जब इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, कारखाने या फैक्ट्री नहीं होती थी, जब इतना ज़्यादा CO2 एमिशन नहीं होता था एटमॉस्फेयर में, ह्यूमन CO2 एमिशन, तो बेसिकली कह सकते हैं कि तब से अब तक कितना जो है परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन दैट इज ह्यूमन मेड। तो 15%, 20%, 25% या 30%? द करेक्ट आंसर इज 30%। प्री इंडस्ट्रियल टाइम से लेके अभी तक 30% जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है बढ़ चुका है अपने रियल स्टेट से। वेरी डेंजरस जोन ऑफ एक्चुअली कार्बन एमिशन राइट नाउ। बात करें अगले सवाल की, द साइट्स सेक्रेटेरिएट इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो UNDP, UNEP, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या नन ऑफ द अबव? तो जो साइट्स बेसिकली साइट सेक्रेटेरिएट है दिस इज एडमिनिस्टर्ड बाय UNEP, United Nations Environmental Program. Moving on to the next question and also the last question of this video. What is the IUCN status of Brow Antlered Deer? तो Brow Antlered Deer एक हिरन की प्रजाति है। सवाल पूछ रहा है कि IUCN के तहत इसका क्या स्टेटस है? वल्नरेबल है, थ्रेटेंड यानी इंडेंजर्ड है, नियर टू थ्रेटेंड है या इंडेंजर्ड है? पूरी तरीके से सवाल ये पूछ रहा है 4 ऑप्शंस में। तो इसका जो जवाब है वो है इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर इस हिरन की प्रजाति को रखा गया है IUCN के स्टेटस में, ब्रो एंटलर्ड डियर। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। आपने देखा कि किस तरह से हमने आज 50 से भी ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस किया ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड, तो ऑन PDF अगर आप देखें तो 50 क्वेश्चंस हैं, पर जिन्होंने हमारा साथ पूरे वीडियो में अंत तक दिया विदाउट इवन स्किपिंग सच ए सिंगल क्वेश्चन, तो उन्होंने समझा होगा कि किस तरह से हमने एक एक डिटेल्स को, हर एक क्वेश्चन की एक एक बारीकियों पर ध्यान दिया, उन पे काम किया, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट डेट्स और फिगर्स को जाना और आगे के लिए हम प्रिपेयर हो गए। तो हम होप करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट का जो सेशन हमने आज के आपके लिए लेके आए हैं वीडियो के फॉर्म में, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत हेल्पफुल होगा आगे वाले पेपर्स के लिए। मैं फिर से मेंशन करना चाहूँगी कि UPSC के तहत CDS, NDA, UPSI और UPPSC वाले एस्पायरेंट्स के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है, आप इसे ज़रूर देखें। इसी अच्छे होप और उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जारी रखें अपनी तैयारी, बूस्ट योर प्रिपरेशन, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेली GS डोज एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।